द सीन शिफ्ट्स टू द ड्यूक्स पैलेस। अब जो सीन है वो बदल जाता है, क्योंकि एक प्ले हो रहा है, नाटक हो रहा है मंच पे, उसके लिए लिखा गया है सारा ये। तो मंच पे पहले तो सीन था वो ओलिवर के घर का, जहाँ पे ऑरलैंडो ओलिवर ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, बात कर रहे थे। फिर बाद में वो चार्ल्स आ जाता है, लेकिन अब जो फिर पर्दा गिर जाता है, पर्दा दोबारा उठता है तो सीन चेंज, तभी तो ये सीन 2 है। अब सीन कहाँ का आ गया? ड्यूक्स पैलेस का, दरबार का आ गया सीन, राजा के दरबार का। सीलिया एंड रोजलिंड द टू प्रिंसेस आर सीन कन्वर्जिंग। अब इस सीन में हमें दिखती हैं सीलिया और रोजलिंड जो बात कर रही हैं, 2 प्रिंसेस हैं ये। सीलिया ट्राइज टू एनकरेज रोजलिंड हु इज़ ए लिटिल डिप्रेस्ड। सीलिया रोजलिंड को एनकरेज कर रही है, थोड़ा एनकरेज मतलब उसका हिम्मत बढ़ा रही है, उसका उत्साह बढ़ा रही है। अब वो डिप्रेस्ड है रोजलिंड। अब डिप्रेस्ड क्यों, ये तो आपको ही पता होगा क्यों होगी, क्योंकि उसके पापा को देश निकालना दे दिया गया, उसके पापा से सिंहासन छीन लिया गया, उसके पापा भाग गए, अब वो अकेली रह गई है। सो दैट्स वाई शी इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड दो स्लाइटली बेटर देन बिफोर। हालांकि पहले से कुछ अच्छा फील कर रही है वो। रोजालिंड इज एक्चुअली ग्रीविंग एट द सेपरेशन फ्रॉम हर फादर। अब रोजालिंड किस बात पे ग्रीव कर रही है, दुख मना रही है? अपने पापा के सेपरेशन के। हाँ, सेपरेशन का मतलब अलग हो जाना, जुदाई। तो अपने पापा से उसकी जो जुदाई है उसको वो ग्रीव कर रही है, यानी दुख कर रही है उस पर। द ओल्ड ड्यूक, उसके पापा क्या है? ओल्ड ड्यूक, बूढ़े थे, थोड़े से बड़े थे ना, इसलिए ओल्ड ड्यूक बोला है। सीलिया रिक्वेस्ट हर टू कंसीडर हर फादर एज हर फादर। अब सीलिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे पापा को ही अपना पापा मान लो। मान कैसे ले, उसके पापा के साथ कितना बुरा किया उसने। लेकिन सीलिया कहती है एंड प्रोमिस इज नॉट टू ओन द प्रॉपर्टी एंड एस्टेट बट टू ट्रांसफर देम टू हर आफ्टर हर फादर्स डेथ। और साथ में वो एक और प्रॉमिस करती है कि वो प्रॉपर्टी को ओन नहीं करेगी। यानी अब उसके पापा राजा बन गए तो वो ये कहते हैं कि मेरे पापा की जब डेथ हो जाएगी ना तो सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम इस बात की फिक्र मत करो। प्रॉपर्टी और एस्टेट, धन दौलत और एस्टेट यानी संपदा जितनी भी है वो दे देगी। बट टू ट्रांसफर देम टू हर आफ्टर हर फादर्स डेथ। तो उसके पापा की जब डेथ हो जाएगी तो वो सारी की सारी उनको ट्रांसफर कर देगी। देखो कितने अच्छी दिल की है वो। रोजालिंड promises to do her best to feel cheerful and asks her what does she think of falling in love। अब रोजालिंड उसको प्रॉमिस करती है कि वो चीयरफुल रहने के लिए अपना बेस्ट करेगी। अपना बेस्ट करने मतलब पूरी कोशिश करेगी कि वो खुश रहे। अब वो टॉपिक बदलती है और वो उसको पूछती है व्हाट डज शी थिंक ऑफ फॉलिंग इन लव, कि प्यार के मामले में तुम्हारे क्या विचार हैं। फॉलिंग इन लव का मतलब प्यार होने के मामले में। Celia states that one should fall in love only to the extent from which one could safely escape without risking one's honor or name। अब सीलिया प्यार के बारे में अपने बात बताती है, अपने विचार बताती है कि किसी व्यक्ति को प्यार में उतना ही होना चाहिए या उतना ही प्यार करना चाहिए, उस सीमा तक ही प्यार करना चाहिए। एक्सटेंट का मतलब क्या है यहाँ? सीमा, हद। कि एक आदमी को उस एक्सटेंट तक ही प्यार करना चाहिए जहाँ तक वो अपनी बदनामी ना करवाए, यानी अपना नाम खराब, अपना नाम और अपना सम्मान जो है वो खराब ना, यानी अपनी बेइज्जती ना करवा ले, उस सीमा तक ही प्यार में पड़ना चाहिए। प्यार इतना भी प्यार में नहीं गिरना चाहिए कि उसकी वजह से उसके ऑनर और उसके नाम पे कोई धब्बा लग जाए। ये सीलिया के विचार है प्यार के लिए। देन दे बिगिन टू रेल अगेंस्ट द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तब वो जो भाग्य की देवी है उसकी आलोचना करते हैं। भाग्य की देवी का मतलब लोगों के अलग अलग भाग्य होते हैं, कोई भगवान होता है या कोई देवी होती है जो ये भाग्य बांटती है, तो उसके खिलाफ रेल करते हैं। रेल करने का मतलब उसकी आलोचना करते हैं। Who distribute her favors most unequally। अब उनको शिकायत ये है कि भाग्य की देवी भाग्य का बंटवारा अनईक्वली करती है, यानी भेदभाव से करती है। किसी का भाग्य अच्छा होता है, किसी का भाग्य बुरा होता है। वो इस चीज़ को आलोचना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दे इंडल्ज इन ए लिटिल मोर वर्बल स्पैरिंग until the arrival of courtier Le Beau, who brings the news that Charles the wrestler has knocked down and seriously injured 3 young men and the next bout was about to begin। अब वो थोड़ी सी देर के लिए बहस में पड़ जाती हैं। दोबारा पढ़े ना, दे इंडल्ज इन ए लिटिल मोर वर्बल स्पैरिंग। वर्बल का मतलब शाब्दिक, स्पैरिंग का मतलब बहस। तो उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। वो प्यार के मामले में डिस्कस करते हैं एक तो, और डिस्कस करते हैं भाग्य की देवी के बारे में। तो दोनों के थोड़े थोड़े विचार अलग होते हैं, तो वो थोड़ी सी बहस करते हैं कि जब हम प्ले पूरा पढ़ेंगे ना तब पता लगेगा क्या क्या बातें करते थे। तभी बीच में वहाँ पे आ जाता है एक दरबारी कर्टियर ले ब्यू, जो एक न्यूज़ लेके आता है। वो न्यूज़ क्या लेती है कि चार्ल्स जो रेसलर है उसने नॉकडाउन कर दिया है। नॉकडाउन करने का मतलब होता है मुकाबले के अंदर किसी को गिरा देना ताकि वो उठ ही ना पाए। आपने मुक्केबाजी देखी होगी, कुश्ती देखी होगी, उसमें मुक्के मारते तो कई बार एक जो हमलावर है दूसरे पर इतना जोर से प्रहार करता है कि वो बेचारा गिर जाता है, उठ ही नहीं पाता, इतने बुरी तरह घायल हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उस चीज़ को कहते हैं नॉकडाउन कर देना। तो चार्ल्स ने नॉकडाउन कर दिया सीरियसली, और सीरियसली इंजर्ड भी कर दिया, यानी घायल कर दिया बड़ी सीरियसली 3 जनों को। यानी उसने अभी तक 3 जनों को धूल चटा दी, क्योंकि वो मशहूर पहलवान था चार्ल्स। और अगली बाउट जो थी वो होने ही वाली शुरू। बाउट होती है कुश्ती का मुकाबला, उसको बाउट कहते हैं, ठीक है।
In the intervening period of their sparring and arrival of Lebeau, Touchstone makes his entry and gives a few examples of his wit and clownish nature. और लेब्यू के आने से पहले ही बीच में टचस्टोन अपनी बुद्धिमानी दिखाता है, अपने मजाक दिखाता है, अपनी जो उसकी जो क्लाउनिश नेचर है, अपना मजाकिया स्वभाव है वो भी दिखाता है। टचस्टोन आपने पढ़ा था ना कौन था? टचस्टोन राजा के दरबार में पुराने लोग एक ऐसे आदमी को रखते थे जिसको जिम्मेदारी होती थी कि वो सभी को हंसाएगा, वो हंसाता था, मतलब सीरियसनेस दूर करता था, और उसको इतनी स्वतंत्रता होती थी वो किसी का भी मजाक उड़ा सकता था, इवन कि राजा का भी मजाक उड़ा सकता था, इतनी स्वतंत्रता होती थी उसको। तो शेक्सपियर के हर प्ले में आपको ऐसा एक क्लाउन मिलता है, क्लाउन कहते हैं उसको, जो ये मजाकिया हरकतें करता है ना। तो यहाँ पे इस प्ले में टचस्टोन है उसका नाम। तो इसी बीच में वो टचस्टोन जो है अपनी हंसी मजाक भरी बातें भी कहता है, अपना विट दिखाता है। विट का मतलब हाजिर जवाब भी दिखाता है। बोलने में कई लोग बड़े होशियार होते हैं, है ना, हर बात का उनके पास जवाब होता है, वो दबते नहीं है किसी से। इस क्वालिटी को विट कहते हैं, विट्टी नेचर। ओके, अब ट्रम्पेट्स आर ब्लोन टू अनाउंस द एंट्री ऑफ द ड्यूक एंड हिज अटेंडेंट्स। तभी ट्रम्पेट बजते हैं, यानी एक मंच पे जो ये सारी चीज़ें चल रही है ना, तो मंच पे ट्रम्पेट बजते हैं। ट्रम्पेट क्या होता है? नगाड़े नहीं, एक बाजा होता है जो राजा के आने पर बजता है। हाँ, वो पीपनी कह दो, कुछ भी कह दो उसको। तो वो जब बजता है तो राजा आता है ना, तो उससे पहले ट्रम्पेट बजते हैं ताकि सभी सावधान हो जाए कि राजा आ रहा है। तो वो ट्रम्पेट बजते हैं जिससे ड्यूक की एंट्री का पता लगता है। ड्यूक के साथ अकेला तो राजा कभी आता नहीं, उसके साथी जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? अटेंडेंट्स। चार्ल्स एंड ऑरलैंडो आल्सो मेक देयर एंट्री। अब स्टेज पे पर चार्ल्स और ऑरलैंडो भी आ जाते हैं, क्योंकि आज चार्ल्स और ऑरलैंडो का मुकाबला था, वो कुश्ती का। Duke Frederick wishes that Orlando, the young and inexperienced man in wrestling, must give up his idea of standing against the veteran Charles. अब जो राजा होता है फ्रेडरिक, वो ऑरलैंडो को विश करता है। विश करने का मतलब उसको समझाता है, उसको कहता है कि तुम यंग हो और इनएक्सपीरियंस्ड हो, छोटे हो, अभी तुम्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो तुम ये आइडिया छोड़ दो कि तुम्हें चार्ल्स से लड़ना है। यानी वो उसको ये कहता है कि चार्ल्स से तुम मत लड़ो, क्योंकि चार्ल्स तो वेटरन है। वेटरन वो आदमी होता है जो बड़ा ही अनुभवी होता है किसी चीज़ में। जैसे जो पुराने खिलाड़ी होते हैं ना, जैसे विराट कोहली है, मान लो अपने, वो वेटरन प्लेयर है। वेटरन प्लेयर क्यों है? क्योंकि कितने लंबे समय से वो खेल रहा है। वो एक जो नया आता है वो इनएक्सपीरियंस होता है, वो नोवाइस होता है। नोवाइस हमने पढ़ा ना, नौसिखिया। नोवाइस का उल्टा हो जाता है वेटरन, जो एकदम अनुभवी होता है। तो वो कहता है कि भाई तुम ये जो चार्ल्स है ये तो वेटरन प्लेयर है, इसके खिलाफ तुम ये छोड़ दो, क्यों पंगे ले रहे हो? ओके, बट इज पोलाइटली रिफ्यूज बाय ऑरलैंडो। परंतु ऑरलैंडो पोलाइटली रिफ्यूज कर देता है कि नहीं मैं तो लड़ूंगा, उसकी बात को रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है मानने से, पोलाइटली, विनम्रता से। ही आस्क्ड द यंग लेडीज इफ दे कुड डिसुएड द यंग मैन फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। अब और ये जो ड्यूक है ये यंग लेडीज़ को बोलता है। यंग लेडीज़ कौन थी? जो दो लड़कियां थी उसकी, सीलिया एंड रोजालिंड। वो उसको बोलता है कि भाई तुम इसको डिसुएड कर दो लड़ने से। डिसुएड करने का मतलब निरुत्साहित करना। दो वर्ड होते हैं, परसुएड और डिसुएड। परसुएड का मतलब किसी चीज़ के लिए उकसाना, करने के लिए प्रेरित करना, और डिसुएड उसका उल्टा हो गया, ना करने के लिए प्रेरित करना। तो वो डिसुएड करने के लिए कहता है सीलिया और रोजालिंड को कि भाई इसको मनाओ कि ये ना लड़े। सीलिया एंड रोजालिंड डू देयर बेस्ट बट फेल। अब सीलिया और रोजालिंड अपना बेस्ट करती है, उसको मनाती है मत करो मत करो, परंतु वो फेल हो जाती है, वो नहीं मानता। दे विश हिम लक एंड हरक्यूलिस स्ट्रेंथ टू डिफीट हिज राइवल। अब लास्ट में जब वो नहीं मानता तो वो उसको गुड लक बोलती हैं और कहती हैं कि भगवान तुम्हें पूरी ताकत दे जिससे तुम अपने राइवल को, अपने विरोधी को हरा सको। हरक्यूलियस स्ट्रेंथ दे। हरक्यूलियस एक पुराने ज़माने में जो भगवान होता था शक्ति का, उसको बोलते थे, तो वैसी स्ट्रेंथ उसको देने की कामना करते हैं। इन ए मोस्ट सरप्राइजिंग मूव ऑरलैंडो थ्रोज चार्ल्स एंड ऑडियंस राइज इन जॉय। अब जब लड़ाई होती है तो बड़ा ही सरप्राइज होता है कि ऑरलैंडो चार्ल्स को उठा के पटक देता है, थ्रो कर देता है, और सो सारे ऑडियंस जो होती हैं उनको बड़ा मजा आता है। द ड्यूक आस्क्स ऑरलैंडो हिज नेम बट इज डिसप्लीज्ड टू लर्न दैट ही इज द सन ऑफ सर रोलैंड हु हैज़ बीन हिज एनिमी। अब ड्यूक जो है उस ऑरलैंडो का नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि वो अब तक उसको जानता नहीं था। लेकिन जैसे ही उसको नाम का पता लगता है, पहचान का पता लगता है, तो वो बड़ा डिसप्लीज्ड हो जाता है। डिसप्लीज होने का मतलब नाखुश हो जाता है, क्योंकि उसके पापा से दुश्मनी होती है। ऑरलैंडो का पापा जो सर रोलैंड था वो उसका थोड़ा दुश्मन था, तो उसको गुस्सा आता है कि तो मेरे दुश्मन का बेटा है। ही डिपार्ट्स ब्रस्कली, फिर वो वहाँ गुस्से से निकल जाता है। ब्रस्कली का मतलब गुस्से से, रूडली, बुरे व्यवहार के साथ चला जाता है। रोजालिंड ऑन द अदर हैंड इज प्लीज टू नो दैट ही इज ए सन ऑफ ए मैन मच लव्ड बाय हर फादर। अब यहाँ एक उल्टी चीज़ हो जाती है। रोजालिंड को जब ये पता लगता है कि ये सर रोलैंड का बेटा है तो उसको खुशी होती है, क्योंकि सर रोलैंड के उसके पापा के साथ अच्छे संबंध थे, रोजालिंड के पापा के साथ। भाई बात समझ में? उनके पापा, वो अलग था, ड्यूक फ्रेडरिक उसका चाचा लगता था, लेकिन उसके पापा के साथ उसके अच्छे संबंध थे, तो रोजालिंड को खुशी होती है। अब रोजालिंड को दो खुशियाँ मिलती हैं, एक तो वो जीत जाता है, दूसरा वो उसका पापा के दोस्त का बेटा होता है। एंड इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड हिज लीनिएज, तो वो बड़ी इंप्रेस हो जाती है उससे और उसकी लीनिएज से।
लीनिएज का मतलब विरासत से, विरासत का मतलब उसके परिवार से भी इम्प्रेस हो जाती है। शी गिव्स हिम द चेन, तो वो खुशी में उसको अपनी चेन देती है। शी वॉज बियरिंग राउंड हर नेक, जो उसने अपनी गर्दन में पहनी होती है। ओरलैंडो इज एट लॉस फॉर वर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग दैट ही हैड बीन ओवरथ्रोन बाय रोजलिंड। अब जब ओरलैंडो को इतनी सुंदर लड़की, राजकुमारी थी वो, तो वो जब उसको चैन दे देती है ना अपनी, तो ओरलैंडो के पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए कि वो क्या बोले उससे, और वो एक तरह से रोजालिंड से हार जाता है, अपना दिल हार जाता है या उससे प्यार करने लगता है। तो इन शब्दों को, इस इमोशन को ऐसे बोला गया कि ओरलैंडो इज एट लॉस फॉर वर्ड्स, कि ओरलैंडो के पास वर्ड का लॉस हो जाता है, यानी कुछ बोलने के लायक नहीं रहता वो। और यह भी वो देखता है कि उसको रोजालिंड द्वारा ओवरथ्रोन कर दिया गया है। ओवरथ्रोन का मतलब पटक देना, हरा देना। तो यहाँ पे वो हरा देना वाली फीलिंग कैसे आ रही है कि वो जो है उससे अपना दिल हार गया है या उसके प्रति समर्पित सा हो गया है। While Orlando is still contemplating about his defeat at the hands of Rosalind, Lebeau enters to tell him to leave the place at once. अभी ओरलैंडो इसी बात पे सोच ही रहा होता है कि रोजालिंड ने उस पर ऐसा क्या कर दिया कि वो उससे हारा हुआ फील कर रहा है, यानी उसके मंत्रमुग्ध हो गया उसकी ब्यूटी के ऊपर। तभी लेब्यू आता है और उसको बोलता है कि तुम महल को छोड़ दो, तुरंत पैलेस को छोड़ के चले जाओ। महल नहीं है, सॉरी, ये तो प्लेस है, यानी जगह छोड़ के चले जाओ, ये जो देश है हमारा यही छोड़ के चले जाओ। क्यों? एज द ड्यूक हैड मिसकंस्ट्रूड एवरीथिंग, ड्यूक को मिसकंस्ट्रू हो गया है। हमने मिसकंस्ट्रू वर्ड किया था ना वोकैबुलरी वाली क्लास में। मिसकंस्ट्रू का मतलब होता है कंफ्यूजन हो जाना, यानी ड्यूक को कोई गलतफहमी हो गई है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें ड्यूक ने क्या कहा है, छोड़ के चले जाओ ये देश, ये शहर। उसको हो गया था ना कि उसके दुश्मन का बेटा, इसलिए। ओरलैंडो फील्स कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब ओरलैंडो के भी जो है एक तरफ डेविल और एक तरफ गहरा समुद्र वाली स्थिति हो जाती है, जैसे इधर कुआं उधर खाई, दोनों तरफ उसकी दिक्कत है। क्योंकि एक तरफ तो उसका जो भाई है ओलिवर, वो बेकार है, वो उसको मरवाना चाहता है, उसके ढंग से उसकी परवरिश नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ अब उसका दुश्मन कौन हो गया, एक और ड्यूक, इसने इसको कह दिया तू शहर छोड़ के चला जा। ऑन वन हैंड ही हैज ए विशियस ब्रदर, एक तरफ तो उसका विशियस ब्रदर है, पापी, जो विशियस घृणित होता है, नीच होता है, वो उसको कहते हैं, तो उसका भाई है। एंड ऑन द अदर हैंड ए टायरेंट ड्यूक, और दूसरी तरफ एक अत्याचारी ड्यूक है, अत्याचारी राजा है। ओरलैंडो ऑल्सो लर्न्स एट द हैंड्स ऑफ लेब्यू दैट रोजालिंड एंड सीलिया वर लाइक जूनोज स्वॉन्स। ओरलैंडो को लेब्यू से एक बात और पता लगती है कि रोजालिंड और सीलिया दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, जूनोज स्वान की तरह हैं। जूनो स्वान हंसों का एक जोड़ा होता है जो कभी अलग नहीं होता है। तो जूनो एक देवी है, उसके स्वान्स होते हैं दो ऐसे जो कभी अलग नहीं होते। तो वो कहता है कि वो तो उनकी जोड़ी तो ऐसी है जैसी दो हंसों की जोड़ी होती है। एंड लव बिटवीन द टू गर्ल्स वाज मोर देन द बॉन्ड बिटवीन टू सिस्टर्स, और उन दो लड़कियों के बीच में इतना प्यार है जितना कि दो बहनों के बीच में होता है, दो सगी बहनों के बीच होता है। द न्यू ड्यूक वॉज डिसप्लीज्ड विद द स्वीट नेचर ऑफ हिज नीस एंड हिज displeasure was based upon no other cause except the people praised her for excellent qualities and pitied her for her father had been driven out of kingdom। अभी जो नया ड्यूक है ये डिसप्लीज्ड है रोजालिंड से। रोजालिंड को नफरत क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि उसका नेचर बड़ा स्वीट है, और वो उसकी नीस लगती है ना, इसलिए बोला है द स्वीट नेचर ऑफ हिज नीस, क्योंकि उसकी भतीजी का एक तो नेचर बड़ा स्वीट है, और उसका डिसप्लेजर इस बात पे भी आधारित था कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लोग जो रोजालिंड की काफ़ी प्रशंसा करते हैं उसके नेचर की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ है, और लोग उस पर पिटी भी करते हैं। पिटी करने का मतलब दया करते हैं। दया क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि इसके पापा के साथ कितना बुरा हुआ, इसके पापा को सिंहासन छीन के जंगल में जाना पड़ा है। ओके, तो ये था हमारा सीन 2। इस सीन के थोड़े कमेंट्स देख लेते हैं जो हमारे काम के हैं। द सीन एक्चुअली कन्फ्रंट्स द टू प्रिंसेस रोजालिंड एंड सीलिया एंड स्पीक ऑफ देयर बॉन्ड। तो इस सीन में हमें दो प्रिंसेस के साथ पता लगता है, सामना होता है हमारा रोजालिंड और सीलिया, और उनके बॉन्ड के बारे में भी हमें पता लगता है। बॉन्ड यानी उनका जो रिश्ता है, उनका जो बंधन है। दे आर ग्रेशियस, चार्मिंग, ऑनेस्ट एंड इनसेपरेबल एज जूनो स्वॉन्स। तो हमें यह पता लगता है कि वो दोनों ही लड़कियाँ ग्रेशियस हैं यानी बड़े दिल की हैं, चार्मिंग है यानी सुंदर है, ऑनेस्ट है यानी ईमानदार है, और इनसेपरेबल है यानी एक दूसरे से अलग नहीं होने वाली है, जुनो के स्वान की तरह। द विट, लाइवलीनेस एंड द ग्रेट वर्व एंड एनर्जी ऑफ रोजालिंड बिकम क्लियर थ्रू हर टॉक्स विद सीलिया। तो जब रोजालिंड और सीलिया की बातचीत होती है तो हमें रोजालिंड की इन क्वालिटी का पता लगता है कि उसके अंदर विट बहुत है, बात करने का गुण है, लाइवलीनेस है, वो बड़ी ऊर्जावान है, सजीव है, ग्रेट वर्व है, काफ़ी उसमें जोश है, एनर्जी है काफ़ी उसके अंदर। टचस्टोन एंड लेब्यू, वो सीलिया और टचस्टोन और लेब्यू तीनों से जब बात करती है ना तो ये चीज़ें उसकी हमारे सामने आती है। तो यही हीरोइन है हमारी इस प्ले की, रोजालिंड, इसी के सेंटर की तरह घूमता है सारा प्ले हमारा। द सीन स्पीक्स ऑफ आयरनी ऑफ द फैमिली सिचुएशन। अब फैमिली उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उसमें आयरनी भरी हुई है। आयरनी का मतलब अपोजिट चीज़ें भरी हुई हैं। ड्यूक सीनियर एंड हिज ब्रदर ड्यूक फ्रेडरिक वर एट लॉगरहैट्स। अब पहली बात तो ये है कि जो ड्यूक सीनियर है और उसका जो भाई है वो एक दूसरे के पक्के विरोधी हैं।
एट लॉगर हेड्स होने का मतलब है एक दूसरे से दुश्मनी होना। तो ये दोनों भाई हैं, इनकी दुश्मनी तो है ही, क्योंकि छोटे भाई ने बड़े भाई को भेज दिया था, जंगल भेज दिया, वो सिंहासन छीन के उसका यूसर्प कर लिया। वाइल देयर डॉटर्स हैव ए लविंग रिलेशनशिप, लेकिन उनकी बेटियों के बीच में कितना अच्छा रिश्ता है। तो दो अपोजिट कंडीशन होगी ना, कि भाई तो आपस में लड़ते हैं, उनकी बेटियां एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं। इसको आयरनी कहते हैं, जब अपोजिट कंडीशंस हो जाती हैं। It is also ironic to see Duke Frederick going out of his way to save Orlando from onslaught of Charles by asking Rosalind and Celia to dissuade him, while he himself indulged in plotting against the life of his brother. एक चीज़ और आयरनी है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है उसने ओरलैंडो को चार्ल्स से बचाने के लिए रोजालिंड और शीलिया को कहा था कि इसको डिसुएड करो कि ये ना लड़े, परंतु वो खुद ही इंडल्ज्ड है उसके भाई की लाइफ को खतरे में डालने के लिए। तो यहाँ पे एक और आयरनी आ गई है। ऑफ द मैनी लव एट फर्स्ट साइट द फर्स्ट वन हैपन्स इन दिस सीन। और इस प्ले के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जहाँ पहली नज़र का प्यार होता है। तो एक प्यार तो यहाँ हो गया इस सीन में, कौन सा हो गया? ओरलैंडो और रोजालिंड का। तो वो इसको हम लव एट फर्स्ट साइट भी कह सकते हैं। तो इसमें आगे ऐसी बहुत सारी 2-3 और जोड़ियाँ बनेंगी जो लव एट फर्स्ट साइट में उनका एग्जाम्पल मिलेगा हमें। तो पहला एग्जाम्पल हमें यहाँ मिल जाता है। द सीन प्रिपेयर्स द ऑडियंस अबाउट द फ्लीइंग ऑफ रोजालिंड फ्रॉम द पैलेस। तो यह सीन ऑडियंस को इस बात के लिए भी प्रिपेयर करता है कि रोजालिंड अपना पैलेस अब छोड़ने वाली है। छोड़ने वाली तो होगी वो, क्यों? क्योंकि उसके जो चाचा था, जो ड्यूक फ्रेडरिक था, उसने कह दिया था ना, वो उसका डिस्प्लेजर हमें शो हो गया था कि किस तरह से वो उससे नफरत करने लगा था। कारण क्या था कि रोजालिंड लोगों को बड़ी पसंद आती थी, लोग उस पर दया भी करते थे, उसका नेचर बड़ा अच्छा था। उसको धीरे धीरे अब डाउट हो रहा था कि कहीं ये मेरे लिए परेशानी का कारण ना बन जाए। तो इस सीन से हमें ये पता लगता है कि अब रोजालिंड यहाँ ज़्यादा रुकने वाली नहीं है। Lebeau informs Orlando that Duke Frederick had been losing trust in Rosalind and it will not be too far when his malice against the lady will suddenly break forth. लेब्यू ओरलैंडो को ये बात बताता है कि ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिंड के अंदर अपना विश्वास खोता जा रहा है और यह बात अब बिल्कुल भी दूर नहीं है कि उसका जो मैलिस है रोजालिंड के खिलाफ, मैलिस का मतलब उसकी जो गलत फीलिंग्स हैं, जो उसकी घृणा है उस लेडी के खिलाफ, वो जल्दी ही ब्रेक फोर्थ होने वाली है। ब्रेक फोर्थ का मतलब सामने आने वाली है। इनफैक्ट इन द नेक्स्ट सीन रोजालिंड गेट्स द मार्चिंग ऑर्डर्स। अगले ही सीन में हमें ये ऑर्डर मिलने वाले हैं कि रोजालिंड को वो क्या कहता है, ये पैलेस छोड़ करके चली जाओ, तुम भी निकल जाओ यहाँ से। ओके, अगला सीन